गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आपकी पढ़ाई एक नए ऐप से शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बिना इसके आप नए ऐप को लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको ये आईडी और पासवर्ड स्कूल से मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जिसने भी अप्रैल या मई की फ़ीस अभी तक जमा नहीं कराई है, वह अपने पेरेंट्स को शीघ्र ही स्कूल में भेजकर अपनी अप्रैल या मई की फ़ीस जो भी रह रही है जमा करा दें। नए ऐप का आईडी और पासवर्ड भी आपको उसी समय वहाँ से मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फिजिकल एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है खेल तथा पोषण। उसमें आज का हमारा टॉपिक है खाद्य असहिष्णुता या असहनशीलता, जिसको बोला जाता है फूड इंटॉलरेंस। और इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, फूड मिथ्स, खाद्य मिथक, वो आगे है। पहले हम इसको शुरू कर रहे हैं। खाद्य असहिष्णुता या असहनशीलता क्या होती है? फूड इंटॉलरेंस किसको कहते हैं? खाद्य एलर्जी की अपेक्षा खाद्य असहिष्णुता अधिक देखने में आती है। इनमें अंतर होता है, ये समझना है इसको। खाद्य एलर्जी की अपेक्षा खाद्य असहिष्णुता अधिक देखने में आती है। खाद्य असहिष्णुता या असहनशीलता एक ऐसा पद है जिसे किसी विशेष प्रकार के खाने से जुड़े विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, खाद्य असहिष्णुता का अर्थ है किसी भोजन विशेष के कुछ विशिष्ट तत्व जिन्हें हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड तथा अवशोषित एब्जॉर्ब्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है और उसमें से जो तत्व हमें एब्जॉर्ब करने होते हैं हमारे शरीर को, वो नहीं हो पाते हैं। कुछ व्यक्ति भोजन की समुचित मात्रा को ही सहन कर सकते हैं, किंतु यदि वे अधिक खाना खा लेते हैं अथवा अधिक बार भोजन करते हैं तो उनमें खाद्य असहिष्णुता के लक्षण प्रकट होते हैं। अब इससे हम क्या समझे? खाद्य असहिष्णुता का अर्थ क्या समझे? जो भी हम भोजन लेते हैं, कई बार क्या होता है कि उसमें से भोजन में हम जब भी भोजन करते हैं तो उसमें कई तरह की वैरायटी होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं खाने के लिए। उसमें से कई बार कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हमारा शरीर ढंग से पचा नहीं पाता है, हजम नहीं कर पाता है, और उससे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें महसूस होती है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो खाद्य असहिष्णुता का क्या अर्थ हुआ? किसी भोजन विशेष के कुछ विशिष्ट तत्व जिन्हें हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से संसाधित तथा अवशोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सही प्रकार से हजम नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शरीर असीमित मात्रा को सहन नहीं कर सकता। यानी कि उनकी लिमिट है, उनकी एक क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो उतना ही खाना हजम कर सकते हैं या इस प्रकार की चीज़ को हजम कर सकते हैं। तो वो असीमित मात्रा जो आ जाती है, चाहे क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, कोई खाद्य पदार्थ ऐसा है जो उनको हजम करने में परेशानी होती है। खाद्य असहिष्णुता धीरे धीरे उत्पन्न होती है, बारंबार नहीं, यानी कि बार बार नहीं होती, और धीरे धीरे इसका हमें पता लगता है, धीरे धीरे उत्पन्न होती है। यह जीवन के लिए घातक भी नहीं है, यानी कि इससे कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं बनती है। कुछ समय के लिए परेशानी बनती है, और जब जैसे हमारा पेट वगैरह साफ हो जाता है उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। खाद्य असहिष्णुता के कारण क्या कारण है? कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। खाद्य असहिष्णुता ऐसे एंजाइमों के क्रियाकलापों की कमी अथवा पूर्ण अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है जो भोजन के तत्वों को तोड़ने तथा अवशोषित करने के जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जिन एंजाइमों से हमारे शरीर में भोजन
पचता है, हजम होता है और अवशोषित होता है। ऐसी कमियां प्राय जन्मजात होती हैं, ये हेरिडिटी भी होती है। कई बार खाद्य असहिष्णुता भोजन से संबंधित अथवा किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है। कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, तो उसका जो पाचन तंत्र है वो भी कमज़ोर हो जाता है और कोई भी खाना हजम होने में परेशानी होती है, तो उस वजह से भी वो भी एक कारण हो सकता है, कोई बीमारी भी। लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स? खाद्य असहिष्णुता के कारण मतली यानी कि उल्टी जैसा मन होना, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, उदरवायु यानी कि पेट में गैस वगैरह, वायु वगैरह बनना, ऐंठन, जकड़न ऐंठन महसूस होना पेट में, सीने में जलन, सिरदर्द अथवा घबराहट आदि हो सकती है। तो ये इसके लक्षण हैं। खाद्य असहिष्णुता प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। अब अगर हमें खाद्य असहिष्णुता हो जाती है, किसी खाने से हमें कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? व्यक्ति आहार में ऐसे छोटे मोटे बदलाव के प्रयास कर सकता है या छोड़ सकता है, जिससे उसे स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जिस भोजन से हम, जैसे हमें पता कैसे लगता है, हम बार बार कोई खाना खा रहे हैं और उससे हमें तभी प्रॉब्लम बनती है जब भी हम कोई चीज़, ऐसी विशेष चीज़ खाते हैं, उससे प्रॉब्लम महसूस होती है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें किस खाने से ये प्रॉब्लम बनी है, तो हम उस खाने को छोड़ सकते हैं, उसकी कम मात्रा ले सकते हैं। तो ये भी इसका एक तरीका है। कई बार इसका प्रबंधन बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता लिए किया जा सकता है। यदि आप यह जानने में असमर्थ हैं कि कौन सा आहार आपके लिए समस्या उत्पन्न करता है, तो आपको विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। यानी कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस खाने से, भोजन के किस हिस्से से, किस वैरायटी से जो है ये परेशानी असहिष्णुता, खाद्य असहिष्णुता बन रही है, तो आपको फिर किसी विशेषज्ञ से, चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। आपके चिकित्सक द्वारा इसकी जांच तथा प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जा सकता है। जैसे कई बार देखा होगा, डॉक्टर जो है टेस्ट कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उससे फिर ये पता लग सकता है। खाद्य असहिष्णुता प्रबंधन में फ्रैक्टोज, लैक्टोज व एंटीहिस्टामिन असहिष्णुता उपचार दिया जाता है। तो जो भी उस डॉक्टर का फिर ट्रीटमेंट होता है, वो उस प्रकार से अपना इलाज करते हैं। ये इलाज के कुछ तरीके दे रखे हैं, इस प्रकार से वो इलाज करते हैं। खाद्य या भोजन मिथक, अभी जो हमने पढ़ा वो था खाद्य असहिष्णुता, यानी कि खाना खाने से हमें किस प्रकार से इंटॉलरेंस हो जाती है, कई बार परेशानी महसूस होती है शरीर में। अब है खाद्य या भोजन मिथक, फूड मिथ्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, खाद्य या भोजन मिथक, फूड मिथ्स किनको कहा जाता है? ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समाज में प्रचलित होती हैं, समाज में प्रचलित होती हैं और खाने के बारे में, भोजन के बारे में समाज में प्रचलित होती हैं, लेकिन इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। विज्ञान इनको सिद्ध नहीं करता। विज्ञान कहता है कि ये जरूरी नहीं है ऐसा हो या ऐसा नहीं होता। विज्ञान ये कहता है, विज्ञान से ये बातें सिद्ध नहीं होती हैं, इसलिए इनको मिथक कहा गया है, मिथ्स कहा गया है। लेकिन ये बातें, कुछ बातें भोजन के बारे में समाज में बहुत प्रचलित हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, इस खाने से ये हो जाता है, उस खाने से वो हो जाता है। लेकिन इस तरह की बातों को विज्ञान प्रूव नहीं करता है, सिद्ध नहीं करता है, इसलिए इनको मिथक कहा गया है, मिथ कहा गया है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से खाने के लिए कहा गया है, किस प्रकार से कहा गया है, वो हम पढ़ेंगे। ये मिथक के बारे में दिया गया है। पहले मिथ क्या होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, आलू आपके मोटापे में वृद्धि करते हैं। अक्सर सुनने में आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि आलू कम खाने चाहिए, ये मोटापा बढ़ा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। आलू के बारे में भी लोग बोलते हैं, चावल के बारे में भी लोग बोलते हैं कि भाई इनका जो है कम से कम उपयोग करना चाहिए और इससे जो है मोटापा आता है। अगर हम देखें तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर आलू भी खूब खाया जाता है और चावल भी खूब खाया जाता है।
तो वहाँ पर तो ऐसी कोई बात महसूस नहीं होती कि भाई यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति बहुत मोटे हैं या फैटी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी एक पोषक तत्व है, जो कि हमारे शरीर की एनर्जी का एक मुख्य पोषक तत्व है। तो ये तो हमें लेने ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये लिमिट में खाने चाहिए। और यदि हम इसका सेवन छोड़ देते हैं कि भाई आलू बिल्कुल नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाने हैं, तो उससे हमारी एनर्जी कम हो सकती है, कैलोरी हमें कम मिलेंगी। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़, जैसे इसमें आलू चावल के बारे में बताया गया है, तो कम मात्रा में खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मात्रा में इनको खाएं तो दिक्कत होगी, लेकिन उचित मात्रा में हमें ये ज़रूर लेने पड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को लेने के लिए। अगला है वसा रहित पदार्थ आपका भार कम करने में सहायता करेंगे। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। अक्सर हम बाज़ार में जैसे जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। किसी पे लिखा होता है फैट फ्री, वसा रहित, किसी पे शुगर फ्री लिखा होता है, किसी पे कैलोरी फ्री लिखा होता है या 0 कैलोरी लिखा होता है। इस प्रकार के ये फूड प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलते हैं, डिब्बा बंद होते हैं, ये पैक्ड होते हैं। लेकिन हम इनको खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें फैट कम हो, तो उससे कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है। मोटापा कम होगा इस तरह की चीज़ों खाने। फैट जो है, फैट भी एक पोषक तत्व है शरीर के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड। हर जगह लिमिटेड शब्द ज़रूर यूज़ होगा। किसी भी पोषक तत्व को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो नुकसान कर सकता है, तो लिमिटेड मात्रा में ही हमें वो लेना होता है। सामान्यतः नियमित भोजन के बराबर ही कैलोरी होती है इन खाद्य या भोजन पदार्थों में। यानी कि जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो लेबल्ड डिब्बा बंद जो हमें फूड मिलते हैं बाज़ार में, इनमें ज़रूरी नहीं है कि फ़ैट कम हो। इनमें भी अक्सर जो हम खाना घर पे लेते हैं, चाहे वो फैटी है, नॉन फैटी है, जो भी है, लगभग उसके बराबर ही कैलोरीज में होती हैं। तो उससे कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है कि वो फैट फ्री हैं और उससे वज़न कम हो जाएगा। तीसरा है अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करते हैं। अंडा जो है एक बहुत ही पोषक तत्व वाला भोज्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, बहुत सारे मिनरल्स, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि, ये बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। इनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को तब बढ़ाएंगे जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे। यदि हर रोज़ एक अंडा लिया जाए अपने भोजन में तो वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, उतने कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। यदि हमारे शरीर को उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अंडा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, ये ठीक नहीं है, विज्ञान इसको मना करता है। और एक अंडा किसी के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। अगला है खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। अक्सर हमने सुना है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, इससे जो है पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और जो खाना है वो ढंग से हजम नहीं हो पाता है और हमारा जो है ये मोटापा बढ़ाने का कारण बनते हैं। विज्ञान इस चीज़ को प्रूव नहीं करता है, विज्ञान इसके विपरीत कहता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि खाना खाते समय पानी पीने से आपके पाचन में सुधार आता है। विज्ञान क्या कहता है, यदि आप खाने के बीच में पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र सही होगा। तो ये बिल्कुल इस बात के एकदम विरुद्ध है। लेकिन पानी पीने का जो पर्पज़ ये बताया गया है वो कम मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं।
उचित मात्रा में हम कह सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम कितना भी पानी पिए या पानी पिए ही नहीं। तो कोई भी इस प्रकार की बात पूरी तरह से हम ठीक नहीं कह सकते हैं। अगर उसको हम सही तरीके से करेंगे तो वो जो खाद्य मिथ हैं वो गलत साबित होंगे बिल्कुल। मछली खाने के तुरंत बाद दूध न पिए। अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा, मछली और दूध को एक साथ लेते हैं। अगर अपने भोजन में मछली खाने के बाद दूध जैसे पी लेते हैं तो अक्सर ये बताया जाता है कि चेहरे पर या शरीर पर जो है सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो जाते हैं। बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनने में आती हैं, लेकिन विज्ञान इस चीज़ को प्रूव नहीं करता है। विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमने अक्सर समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी है। कुछ लोगों को इस तरह की फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस हो भी जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हर किसी को ऐसा ही होगा। विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पोषक हैं, मछली भी और दूध भी, और इनके पोषक तत्व को हजम कर पाना वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए कुछ एलर्जी टाइप नज़र आ सकता है, लेकिन सभी में ऐसा हो ऐसा नहीं होता है। तो विज्ञान इस चीज़ को नकारता है। यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो भूखे रहो। अक्सर ये भी सुनने में आता है किसी का वज़न ज़्यादा हो गया है, उसको वज़न कम करने के लिए बोला जा रहा है या वो सोच रहा है अपने आप, तो लोग कई तरह की उसको सलाह देते हैं कि भाई खाना छोड़ दो, खाना कम कर दो, एक टाइम का खाना मत खाओ सारे दिन में। तो इस बात को अच्छा नहीं कहा जाएगा। यदि किसी टाइम का एक टाइम का खाना छोड़ दिया जाता है तो उससे अगले टाइम जब खाना खाया जाता है तो वो ज़्यादा भूख के साथ ज़्यादा भोजन खाया जाता है। तो उससे हम ये नहीं मान सकते कि भाई हमारा वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि हम उतना खा चुके हैं, हमें उतनी कैलोरी फिर से मिल चुकी हैं, और वो जब कैलोरी एकदम से इतनी सारी मिलेंगी तो उनको हजम कर पाना, उनको पचाना बहुत मुश्किल होता है, और वो फैट के रूप में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है शरीर में। इसके बाद है व्यायाम आपको और अधिक खाने को विवश करता है। एक बात ये भी सुनने में आती है कि हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना व्यायाम करेंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमें भूख उतनी ही ज़्यादा लगेगी। ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है हमें भूख उतनी ही ज़्यादा लगे। भूख के अपेक्षा हमें प्यास ज़्यादा लग सकती है, लिक्विड्स हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसमें अक्सर विज्ञान के जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि ये भी अक्सर जो ज़्यादा व्यायाम करने वाले लोग हैं ये भी अक्सर एक आम इंसान की तरह ही लगभग उतना ही खाना खा पाते हैं। ये रिसर्च से पता लगा है। तो इसलिए हम इस बात को भी नहीं मान सकते हैं कि जो ज़्यादा व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है। इसको भी हम सही नहीं मान सकते हैं। तो हमने पढ़ा फूड मिथ्स के बारे में, खाद्य या भोजन मिथक के बारे में, और फूड इंटॉलरेंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।